करेंगे जो उसी पैटर्न पे, जैसे अभी हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, क्रॉप्स की, हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट जरा इस पहली स्लाइड का देखिए, क्रॉप्स इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ जीएसडीपी इन 21-22, दैट इज इंडियन रुपीज ऑफ 3.17 लाख करोड़, है ना। लाख करोड़ में कितनी बिंदी है? लाख करोड़ में कितनी बिंदी है? लाख में 5, करोड़ में 7, 5 7 12। ओके, तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो पिछली बार हम लोग देख रहे थे। यहां भी जीएसबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ इनपुट हटाते हुए आउटपुट से बनाई जाती है। कॉस्ट ऑफ आउटपुट कैसे बनती है? दैट यू मेक ग्रॉस वैल्यू आउटपुट माइनस इनपुट, ये हो गया। जीवीओ कैसे बनना है? प्रोडक्शन इनटू प्राइस, एंड दैट इज डन फॉर ईच क्रॉप सेपरेटली। एक एक क्रॉप का आपने प्रोडक्शन लिया, एक एक क्रॉप का आपने प्राइस लिया, दोनों का गुणा करके एक पर्टिकुलर क्रॉप का आपने वैल्यू एडेड निकाला। ऐसी सारी क्रॉप्स का वैल्यू एडेड निकाल के जोड़ दिया, दैट बिकम्स योर वैल्यू एडेड फॉर दिस हॉर्टिकल्चर सेक्टर। प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? सोन एरिया इनटू यील्ड, और यहाँ सोन एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो हॉर्टिकल्चर वाले कोई कौन अधिकारी बैठे हैं यहाँ पे? आप लोग सर, ओके। तो जो एग्रीकल्चर में कॉन्सेप्ट था सोन एरिया और यील्ड का, वहाँ यील्ड का कॉन्सेप्ट था क्रॉप कटिंग से। यहाँ हम लोग एस्टिमेट कैसे करते हैं? यील्ड आई एस्टिमेशन से, है ना। ओके, ठीक है। तो माइनर डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, पैरामीटर्स कंसिडर्ड फॉर जीवीओ कौन कौन से हैं? सोन एरिया, प्रोडक्शन, यील्ड एंड प्राइस। तो सोन एरिया कैसे मिलता है? राज्य का विषय है, मतलब स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, उनकी परिधि में है ये। और कैसे? क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे ऐसे, वो भी जैसे एग्रीकल्चर में हम बता रहे थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वैसे ही यहाँ भी है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, सेकंड एडवांस, थर्ड एडवांस एंड देन फोर्थ एस्टिमेट। प्रोडक्शन के लिए भी वही बात, मॉडल वैल्यू और मीन वैल्यू जो भी एप्रोप्रिएट समझा जाता है, या पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू, वो हम फिर यूज कर लेते हैं। अब जरा इनपुट की बात कर लेंगे, तो यहाँ भी इनपुट का टेबल बिल्कुल वही है जो थोड़ा पहले देखा था। सिंस ऑडियंस बदली नहीं है, आई डोंट थिंक इट्स एप्रोप्रिएट कि वो बात बार बार डिस्कस करें। अगर हम टोटल इनपुट देखें तो ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, 18, 4, 21, 8, 4, 22, 9, 1, 13, ये सब जोड़ देंगे तो 100% हो जाता है इनपुट में। और अगर वैसे देखेंगे तो जो 22% मार्केट चार्जेस हैं वो, मतलब टोटल का 3% है, लेकिन टोटल इनपुट का 22% बन जाता है जाके, ठीक है? हाँ, क्रॉस वैल्यू आउटपुट का केवल 3% है, लेकिन कुल इनपुट के भीतर देखेंगे तो ये करीब करीब 21-22% बन जाता है जी। अब जरा द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज वर कैप्चर्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 क्विक एस्टिमेट्स। अब जरा थोड़ा सा ये लग रहा है क्लमजी, ये बहुत ही साइंटिफिकली डिवाइस्ड है, ध्यान से देखेंगे तो आधा मिनट में पढ़ लेंगे हम इसे। जैसे फ्रूट्स, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है पूरे ग्रुप में? 10%, 10.5%, ठीक है, 10.45%। कौन कौन फ्रूट्स हैं? लीची, बनाना, मैंगो, सिट्रस फ्रूट्स जोड़ के, देन पपीता, अमरूद, आंवला और कुछ छोटे छोटे अन्य फलों का संग्रह। अब वेजिटेबल्स पे चले जाओ तो 3 कॉलम दिख रहे हैं लिखे हुए, है ना। ये वेजिटेबल्स हैं 13.96, करीब करीब 14%। क्या क्या? वही लिखा है, आलू, टमाटर, जो जो सब्जी बना खाते हो करीब करीब वही सब नाम है। देन
अदर वेजिटेबल एक ग्रुप जरूर होता है जिसमें छोटे छोटे अन्य सब्जियां जोड़ के लिख दी जाती हैं। उसके बाद कॉन्डिमेंट्स, ठीक है, कॉन्डिमेंट्स में कौन आते हैं? मसाले टाइप की चीजें, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, लहसुन, धनिया, अदरक और फेनल किसे बोलते हैं? सौंफ, और फिर अन्य। तो कुल कितना हो गया? करीब करीब आधा %, 0.47। देन फ्लोरिकल्चर, पुष्प उत्पादन भी इसी का हिस्सा होता है। कितना है? केवल 1% के करीब है। ओके, कितना हुआ? फ्लोरिकल्चर को हम कैसे आजकल अभी तक नाप रहे हैं इन दिनों में, या जो करंट मेथोडोलॉजी है, लूज, खुले हुए फूल। देन फ्लोरिकल्चर कट, काट काट के कुछ दिए जाते हैं, बेचे जाते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं वो। देन किचन गार्डनिंग या बैकयार्ड से उत्पन्न फूल और अन्य चीजें। तो क्या कह रहे हैं? द कैटेगरी अदर फ्रूट्स, अदर वेजिटेबल्स आर बैलेंसिंग फिगर्स बेस्ड ऑन टोटल नेट्स ऑन एरिया डेडिकेटेड टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब जरा यही एक लाइन समझना है, इसे बड़े ध्यान से समझना है। क्या करते हैं इसमें? टोटल एरिया है आपका जो पता है, ज्यादा साइंटिफिकली पता है, उसके हिसाब से आपने अनुमान बनाया अलग अलग फसलों का। जो बच जाएगा आपके अनुमान में से उसे अदर फ्रूट, अदर वेजिटेबल और अदर में ट्रांसफर करके बैलेंस करते हैं। तो अदर जैसा कोई चीज ऐसा नहीं कि हमें 20-25 छोटी छोटी मिल गई, उन्हें जोड़ के बना दिया ना, जो रह गया उसे अदर में क्लासिफाई कर लिया। Now the list of crops covered is not exhaustive of the crops produced in the state. ठीक है, ये जो सूची दी गई है इसमें प्रयास तो ये किया गया है कि मूलतः मुख्य फसलें जितनी भी हैं, मुख्य उत्पाद जितने भी हैं वो आ जाएं, लेकिन ये पूरी सूची नहीं है। There is a potential for capturing medicinal plants, aqua horticulture flowers, ornamental flowers, premium price crop varieties, intercropping crops, exotic fruits that are not being considered in the GBO estimation at present. जी, अब तो मैसिव हो गया और अच्छी बात भी है, यही अच्छी बात है। तो सर एक चीज देखनी थी इसमें हम लोग को, जैसे अभी एक बढ़िया सा एग्जाम्पल सामने आया, मेंथा का प्रोडक्शन है ना। तो मेंथा के प्रोडक्शन में एक टेक्निकल इश्यू ये खड़ा हुआ कि यहाँ हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन इनटू वैल्यू। ज्यादातर चीजों में हमें रेडी प्रोड्यूस मिलता है, जैसे गेहूं है, गेहूं के सीड्स मिल गए, वही हमारा गेहूं है, वही बिकेगा, वही पीस के खाया जाएगा। मेंथा के केस में मेंथा का पेड़ डायरेक्टली तो यूज का है नहीं, उसको यूज करते हैं उसके ऑयल के थ्रू, तो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल ली जाए। तो इस बात पे भारत सरकार से सहमति बनी कि आप ऑयल की कीमत ही निकाल दो पर हेक्टेयर, ऑयल का प्रोडक्शन वर्सेस ऑयल की प्राइस। तो कहना है कि अभी जो वैल्यू आ रही है और जो वैल्यू मेंथा प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं उसमें बड़ा अंतर है। वो काफी बता रहे हैं, हम काफी कम कैप्चर कर पा रहे हैं। ये एक उदाहरण हुआ। उसी तरीके से फ्लोरिकल्चर में जैसे हम गेंदा, गुड़हल और गुलाब, 3 फूलों का एस्टिमेट पाते हैं और उसे यूज करते हैं। एंड वी नो ग्लेडियस, रोज एंड मैरीगोल्ड के अलावा भी देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स विच आर बीइंग यूज्ड एंड विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल साफ अभी तो अच्छी मात्रा में हो गया है। इसी तरीके से वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स में देखिए, जैसे आम है तो आम को आम कोई कहता है, कभी सुना नहीं आपने होगा, दशहरी होगा या तो लंगड़ा होगा या तो चौसा होगा। सो आम आम होता ही नहीं है। आम तो अपनी वैरायटी की वजह से आम होता है। तो वो अगर वैरायटी वाइज प्राइसेस यूज करने लग जाएं देन वी कैन मेक अ मैसिव चेंज। और ये बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। दिस कुड बी वन ऑफ दोज एरियाज जो यहाँ लिखी है। देन नो डिफाइंड लिस्ट ऑफ क्रॉप्स अंडर द अदर कैटेगरी, दस द प्राइस कंसिडर्ड इज एन एवरेज प्राइस डिसरिगार्डिंग द क्रॉप डिफरेंशिएशन। तो बड़ी बात यह है कि अगर ये अदर कैटेगरी हम एक्सटिंक्ट करा दें,
बाय मेथड्स ऑफ डूइंग प्रॉपर एस्टिमेशन, बैलेंसिंग के लिए कुछ बचे ही नहीं, सारी फसलों के अंतर्गत उनका अपना उत्पादन और उनके अपने प्राइसेस चले जाएं, तो ये बैलेंसिंग वाला एक्ट जो ग्रॉसली अंडर एस्टिमेटेड है वो कम हो जाए और हमारा एस्टिमेट परफेक्शन के आसपास चला जाए। अब आई बात सोन एरिया की। एस्टिमेशन ऑफ टोटल सोन एरिया इन एग्रीकल्चर इन यूपी एज पर रिकॉर्ड्स फ्रॉम पास्ट ईयर सर्वेज। तो ये जो यहाँ हो रहा है और जो वहाँ हो रहा था वो सेम है, लेखपाल के आप उसी से रिकॉर्ड से ही ये भी आपको प्राप्त होता है कि, है ना जी, बिल्कुल। सो वो कह रहे हैं कि आइटम वाइज जिन्स बार मिल जाता है आपको प्रोडक्शन, मतलब एरिया सोन तो कोई इशू ही नहीं है, दिस कुड बी एज गुड एज इट गेट्स, केवल मॉनिटर करके इसे और इम्प्रूव कराया जा सकता है। बट बेसिकली सिद्धांततः इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, एरिया में कितना एरिया सोन है किस क्रॉप का उसमें कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है, तो सोन एरिया इज ओके। प्रोडक्शन में preparation and distribution of the Google Sheet template containing the list of crops, columns of area, production and yield. The yield is auto-populated using sown area and production figure. Okay. ये क्या कह रहे हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की स्टैटिस्टिकल विंग एनुअली मिड दिसंबर तक करना होता है मोड ऑफ कलेक्शन, लेटर एंड लिंकी। लिंकी माने बताइए, ये दूसरी चीज क्या लिखी है? नहीं वो तो ठीक है, बट ये होता क्या है तुम्हारे, हमसे पूछ के लिखा गया है? नहीं, नहीं ये कुछ और बात है। हॉर्टिकल्चर में है सर कुछ ऐसा, चिट्ठी के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, समझ आया? लिंकिंग ओके। बट एक चीज समझ में आती है कि इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि गूगल शीट पे प्रोडक्शन और वो लिखते चले जाएंगे, जैसे प्रोडक्टिविटी जनरेट होती चली जाएगी, दैट इज ओके। देन कलेक्शन ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन फॉर ईच क्रॉप, तो 75 फील्ड ऑफिस में होता है, और ये कैसे किया जाता है? आई एस्टिमेशन से और इन कम्युनिकेशन विद द फार्मर्स, पूछ लिया भैया आपकी क्या पैदावार एक्सपेक्टेड है या क्या हो गई है, एंड समझ लिया, देख लिया, बिकॉज वी आर एक्सपीरियंस टू डू सो। देन द नेट सोन एरिया कैलकुलेटेड अबव इज reconciled with the information received from the districts. Accordingly, the judgments are made. Then yield obtained from the district is taken as a reference using a representative sample for the productivity for each crop. The production is back calculated. तो यहाँ से क्या करते हैं कि इस डेटा से जो कुछ गूगल फॉर्म में भरा था उस डेटा से प्रोडक्टिविटी का एक अनुमान मिला, क्रॉप सर्वे जो थे उसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, उससे एक अनुमान मिला, उस अनुमान को दोबारा से फिर एरिया से जोड़ के प्रोडक्शन जनरेट किया जाता है, न कि ये प्रोडक्शन यूज कर लिए जाते हैं। लेकिन सर जितना हमारी एरिया है उतना जो है उसमें शो नहीं करता, एरिया हमारी ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, एरिया प्रोडक्शन के हिसाब से तो सांख्यिकीय डेटा कम मिलता है। तो उसी में तो सर हमको एक्चुअली ये काम करना है कि एक एक जिले पे घटता है ना, इकट्ठा तो घट नहीं जा रहा, तो एक एक जिले पे जगह जगह ढूंढ के बताना कि भैया ये हमारा आपने मिस किया है ना, पॉकेट्स विल बी मिस्ड एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि समरीली तो हटा नहीं सकते। तो अब मल्टी क्रॉपिंग में जब हम ये डिजिटल सर्वे की बात करते हैं तो वहाँ हो सकता है कि जैसे एक बाग में सरसों की फसल लग गई, अभी 2 साल का बाग है, फ्रूटिंग शुरू नहीं हुई लेकिन सरसों की फसल तो लग गई, तो उसको सरसों में दिखाया जाना भी जरूरी है ना तब तक, जब तक उसको फ्रूटिंग होने ना लगे और बंद ना हो जाए। मान लो 5 साल का पेड़ हो गया फिर भी सरसों की फसल लग रही है, तो आम की पैदावार भी हो रही है उस बाग से और सरसों भी हो रही है, दोनों दिखाई जाए। तो इसके लिए ये जो अभी पायलट सर्वे है ये अप्रोप्रिएट टूल है, इसमें दोनों के लिए प्रोविजन है। तो आप जो कह रहे हैं हो सकता है कुछ हद तक वैसे एड्रेस हो जाए, कुछ हद तक आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को सजग रहना होगा कि कौन कौन से एरियाज में हमारा
ऐसा है जो दिखाया नहीं जा रहा। आमतौर पर सरसों को ले लेते हैं, आम को छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, ये होता है। ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे हमारा प्रोडक्शन अच्छा है। देन प्राइस पे चले गए, कलेक्शन ऑफ प्राइसेस फॉर 257 मंडीज, 75 जिलों की 257 मंडी से प्राइसेस लिए जाते हैं। द प्राइसेस फॉर पीक बिजनेस आवर्स, जैसे वहां थे 11 से 1 बजे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के, ओवरनाइट टिल 5 बजे तक। अपलोडिंग द प्राइसेस इन यूपी कृषि विपणन पोर्टल, ओनली मॉडल प्राइसेस, प्राइस फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। ऐसा प्राइस जिसके लिए अधिकतम बार खरीदारी हुई हो, उस प्राइस को मॉडल प्राइस मान के उस पर्टिकुलर डे के लिए या उस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट के लिए अपडेट कर लिया जाता है। देन मॉनिटरिंग एंड करेक्शन ऑफ प्राइसेस बेस्ड ऑन इनकंसिस्टेंसीज दैट मे अराइज ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। देन जो वीकली प्राइसेस हैं वो फ्राइडे के लिए जा रहे हैं। मंथली प्राइसेस हैं 4 फ्राइडे या 5 फ्राइडे जो भी पड़ेंगे उनका एवरेज। देन क्वार्टरली क्रॉप वाइज प्राइस डेटा, ऐसे करके डायरेक्टरेट को हमारे को मिलता है। इनपुट कॉस्ट में देखिए वही 10 पद दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे एग्रीकल्चर में थी वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम वे वी आर डूइंग इट फॉर द हॉर्टिकल्चर। इसी जगह पे प्रोफेसर त्यागी कह रहे थे कि वाई डू नॉट इंक्लूड द लेबर इनपुट कॉस्ट। उसका आंसर ये है कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो खेतों की नहीं है, व्यक्तियों की है। व्यक्ति इंटरप्राइज है वहाँ, इसीलिए उनकी इनपुट कॉस्ट को नहीं जोड़ा जा रहा। अदरवाइज कहा जाता है कि खेती घाटे का सौदा है ना। दैट मीन्स अगर आप उसमें सैलरी की फॉर्म में इनकम इनपुट घटाओगे तो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट माइनस दैट होल थिंग वुड बी ऑलमोस्ट जीरो। जीवीओ जीरो आएगा हमेशा एग्रीकल्चर का। सर घाटे की सौदा तब है जब घाटे की सौदा अगर आप मॉडर्न तरीकों से एस्टिमेट करो, अदरवाइज खेत और खेती सम्मान का प्रतीक है ना। साइंटिफिक तरीके से किया जाए तो समृद्धि का भी प्रतीक है, जो आजकल हो भी रहा है, और डाइवर्सिफाइड तरीके से किया जाए तो महाउन्नति का प्रतीक हो सकता है। सर केला की खेती करके प्रति हेक्टेयर लगभग 10 लाख 12 लाख लोग कमा रहे हैं। एग्जैक्टली, सच अ गुड थिंग ना। और ड्रैगन फ्रूट सर नया फल आया हुआ है। हाँ। ड्रैगन फ्रूट उससे तो सर 20 लाख 25 लाख तक आमदनी ले रहे हैं। और जो यहाँ पैदा भी हो जा रहा है, फायदा भी हो रहा अपने यहाँ पैदा भी हो रहा है ना। वियतनाम का फल है सर, यहाँ भी हो रहा है। हाँ, क्लाइमेटिक कंडीशंस मैच कर गए। स्ट्रॉबेरी न्यूट्रिशन स्ट्रॉबेरी, हाँ स्ट्रॉबेरी बहुत सही है। लीची पैदा होती है इवन लखनऊ में, हाँ हो वह जाता शॉर्ट टर्म फ्रूट है बट इट्स अ वेरी, 3 महीने की फसल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एक्चुअली जिस पे वास्तव में ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसीलिए इन चीजों को ऐसे करके लिख के हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को इंटरप्राइज बेस पे नॉन मार्केट एक्टिविटी है। यहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है? जमीन से गेहूं पैदा करना इज नॉट अ ट्रांजेक्शन अनलेस हम उसे बेचें। मान लो मेरे पास 2 ही एकड़ खेत है, मैं इतना ही गेहूं पैदा करता हूँ, खुद खा जाऊंगा, तो क्या उसकी वैल्यू नहीं जुड़ेगी? जुड़ेगी ना। इसका मतलब हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज को भी एज एन एक्सेप्शन ले रहे हैं यहाँ। दूसरी बड़ी बात, इनपुट कॉस्ट में लेबर को इसलिए नहीं घटाते हैं कि वो व्यक्ति एज एन एंटरप्राइज ऑपरेट कर रहा होता है वहाँ, और जो लोग वेज पे और उस पर काम कर रहे हैं उनको भी ये माना जाता है कि दे आर ऑल्सो बीइंग बेनिफिटेड फ्रॉम द होल प्रोसेस, जो डायरेक्टली होते ही है। ओके, सो देन ये जो साइकिल्स वहाँ थे, केवल यहाँ पे डेट्स बदली हैं। फर्स्ट एडवांस फाइनेंशियल ईयर 24 31 दिसंबर 2023 को, सेकेंड एडवांस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कब? 31 मार्च 2024। ये 23 गलत लिख गया है, ठीक है, दिस हैज टू बी 24, टाइपो एरर है। थर्ड एडवांस 31 जुलाई 24, एंड देन ये कब होगा? एडवांस एस्टिमेट्स एंड प्रीवियस ईयर्स फाइनल एस्टिमेशन 31 दिसंबर 24। इस साइकिल से ऐसे डील किया जा रहा है।
प्राइस को क्या कह रहे हैं? क्रॉप वाइज प्राइस डेटा इज कलेक्टेड ऑन डेली बेसिस फ्रॉम मंडी एग्री मार्केटिंग बोर्ड and uploaded on portal and shared with the ministry. It is shared with the UPDS on quarterly basis as communicated जब DES को जरूरत होती है. The crop wise minimum maximum model prices is uploaded on the agmark.gov.in portal for the Government of India and shared with the UPDS quarterly. ये डेटा, क्योंकि दिक्कत यहाँ क्या हो रही है कि डेली प्राइस तो है, आज अगले दिन जाओगे तो दूसरा डेली मिलेगा, आज का खत्म. आपको हफ्ते का तो ऐसे नहीं मिलेगा, हफ्ते भर कोशिश करनी पड़ेगी. उसके लिए आप लिखते चले जाओ 7 दिन के, तो हफ्ते का हो गया. अब आप उसमें से मॉडल निकाल लो, मीन निकाल लो, मिनिमम निकाल लो, मैक्सिमम निकाल लो, है ना. सो इट हैज टू बी ऑन दैट बेसिस. तो डिपार्टमेंट खुद कर रहा है ये, तो DES को दे देता है वैसे करके. दैट इज वन. कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स में देखिए, हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को फिर कंपेयर किया, और वही वाला है. क्योंकि इसमें एग्री और हॉर्टी की क्रॉप्स मिली हुई है, तो ये तो वही रहेगा. ये भी बिल्कुल वही है जैसा था, है ना. सो नथिंग हैज चेंज. दिस इज एग्री डिस्क्रिप्शन. क्रॉप मैपिंग एंड मॉनिटरिंग इन मध्य प्रदेश में ये दिखा रहे हैं. द एग्रीकल्चर डेटाबेस अवेलेबल ऑन द जियो पोर्टल MP इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर मैपिंग, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ soil and irrigation in any given farmland. This helps in the management and improvement of the present system of acquiring, generating agriculture resources. Crop mapping and monitoring में क्या कर रहे हैं? MP SSDI provides high resolution satellite imagery and other special data that can be used to map and monitor the crops. This information can be used to track crop growth and health, identify areas of stress and assess crop yield. अब एक्चुअली दिस हैजंट रिमेन द एरिया ओनली फॉर द एस्टिमेशन. क्या हम सैटेलाइट से केवल एस्टिमेट करेंगे और जिंदाबाद? नो. कल की बात है, आई वेंट टू वन ऑफ दिस फील्ड्स, पैडी फील्ड्स. तो मैंने वहाँ एक ऑब्जर्व की इंटरेस्टिंग कहानी. डिस्पाइट यूजिंग लॉट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर मेजर्स, हर बीच में से एक पेड़ सफ़ेद हो गया. वो जो बाली है सफ़ेद हो गई. सफ़ेद का मतलब होता है उसमें कत्ता ही कुछ नहीं है, आउटपुट इज 0. पहले तो देख के तो ये लग रहा था कि बड़े अच्छे अच्छे रंग हैं, ग्रीन और गोल्डन के बीच में एक एक सफ़ेद, है ना. फील सो गुड. मैंने कहा कैसे बर्बाद हुआ, कि कोई कीड़ा है. तो चलो देखते हैं. तो एक पेड़ उखाड़ के देखा, उसकी जड़ें ले जाता है. एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है, उसकी जड़ों से उसे इतना वीक कर देता है कि न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इसलिए वो रिफ्लेक्ट करते हैं वाइट होके, है ना. तो ट्रबल ये हो जाएगी अगर किसी खेत में ये 20-30% हो गए, तो इनको 80 या 60% होने में देर नहीं लगेगी. और सैटेलाइट इमेज से अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि इस पर्टिकुलर रीजन में इस कीड़े का प्रकोप है या इस पर्टिकुलर इंसेक्ट का प्रकोप है, तो यू कैन ऑल्सो हैंडल दैट टू सम एक्सटेंट एट दैट टाइम. शुरुआत में ही जब फ्रूटिंग या जब फ्लावरिंग हो रही होगी, उससे पहले अगर आप हैंडल कर लिए तो इट वॉन्ट अफेक्ट योर प्रोडक्शन. So that's what they are saying. It's not only for the accurate measurement, it's also to understand the stress. अगर किसी रीजन, किसी एरिया, किसी पर्टिकुलर क्रॉप में प्रिवेल कर रहा है. आंध्र प्रदेश वाली केस स्टडी भी पिछले बार दिखाई गई थी, है ना. तो उसको भी जैसे बता रहे थे, भी एग्रीकल्चर सर आए थे, बता रहे थे कि इट इज बीइंग रेप्लिकेटेड इन यूपी, विच मीन्स आसान दिखता है, बट उसको सही सेंस में रेप्लिकेट करके उनके रिजल्ट्स को मॉनिटर करते रहना है. क्योंकि कॉमन सेंस से ऐसा नहीं कि हम लोग को जानते ही नहीं है, सब कंप्यूटर ही जानेगा. हमें आइडिया तो है ही पूरा, केवल समझना है कि कौन से ग्रे एरियाज थे जो इसने व्हाइट या ब्लैक कर लिए, बस. ये एक बड़ा इशू जरूर है. जैसे सर भी कह रहे थे कि हमारा एरिया भी ज़्यादा होकर रिप्रेजेंट होना चाहिए और हमारी प्रोडक्शन वैल्यू भी बढ़ के दिखनी चाहिए, विच इज़ नॉट प्रेवलेंट. तो थैंक्स एटलीस्ट इज अवेयर कि ये सिचुएशन है. जब हम अवेयर होते हैं तो हम सोल्यूशन जरूर खोजते हैं. तो यहाँ पे ऐसे करके दिखाया जा रहा है. एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ क्रॉप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, which includes various crops not considered for the GBO estimation or clubbed as other fruits, vegetables, condiments, flowers at present, जैसे बेल, बेर,
ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, फालसा, पीच, अंजीर, जामुन। जामुन को छोड़ना तो एकदम, I mean it's a massive crop of summer time, na? Massive. Then imli, अनार, लेमन, कीनू, संतरा, रसवरी, अंगूर, नाशपाती। गांठ गोभी क्या है? Is that a fruit or is that a? It's a one kind of vegetable, okay. Then broccoli, हरा वाला जो वो होता है गोभी वो, कैप्सिकम, मेथी, then रजनीगंधा फ्लावर, मेंथा, पेपरमिंट वाला, तुलसी, and medicinal plant, other medicinal plants. The following crops are not being captured at present. Thus, introduction of the same in the template shared for the capturing area and production, है ना? जैसे पान बरेजा उसकी वैरायटी है। पान को बरेजे में पैदा करते हैं, बरेजे में मार चढ़ाते उसको। अच्छा, it's a technique to produce. So that is one. Then spices of mushroom such as button. अच्छा, दो बातें कही जा रही हैं यहाँ। कुछ चीजें हैं जो टोटली छूटी हैं, कुछ चीजें हैं जिनकी वैरायटीज नहीं मिलती, है ना? सो दैट इज, आप ये बात आप समझ ही चुके हैं ना कि वी नीड टू बी देन कैप्चरिंग द प्रोडक्शन डन थ्रू प्रोटेक्टेड फार्मिंग, शेड नेट ऑफ टोमेटो, चेरी टोमेटोज, कैप्सिकम एंड कुकुम्बर, है ना? शेड बना के और वो करके जो करते हैं, इसका मैसिव प्रोडक्शन होता है क्योंकि अनुकूलन खूब अच्छे से करा लेते हैं टेम्परेचर, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स का, इसीलिए ये बढ़ जाता है। देन प्रोटेक्टेड फार्मिंग पॉली हाउस के थ्रू जो हो रही है, फ्लावर्स की है, जरवेरा, रोज, है ना? देन वेजिटेबल्स में टमाटो, चेरी टोमेटोज, कैप्सिकम एंड कुकुम्बर, ये सब चीज़ों के लिए कहा जा रहा है कि कैप्चरिंग इंक्रीज की जाए और इंक्लूड किया जाए ना कैप्चरिंग में। एरोमेटिक एंड मेडिसिनल क्रॉप्स नॉट कवर्ड, इतनी सारी सूची है ना? उसी तरीके से फ्लावर्स नॉट कवर्ड, मैसिव सूची है ये एक, है ना? मैसिव लिस्ट है। इतने तरीके के फ्लावर्स हैं जो आपके स्टेट में हैं, तो वन कैन थिंक इंक्लूडिंग देम वुड डेफिनेटली इंक्रीज द कवरेज एंड इन रिजल्ट ऑफ GBO and GVA. And instead of that, there is so many crops that has been not included in this. इसमें सर जैसे ये फ्लावर्स में लिखे हैं, फालसा है, कस्टर्ड एप्पल है सर। हाँ, फालसा लिखा था पिछली स्लाइड में सर। नहीं है, नहीं, उसमें इससे पिछले वाले में था सर, देखिए बोला है, ये देखिए, ये फालसा 5वें नंबर पर लिखा है, ज्यादातर लिखे हैं सर इसमें। आपके जो जो होते हैं क्योंकि सूची ली आपसे गई है, इसलिए छूटने का इसमें आप सवाल नहीं है। जो जो हम लोग पैदा कर ले रहे हैं ना, दैट ऑल इज अराउंड। धोखे में भी एक भी नहीं छूटा है मूल्य, जबकि उसकी वैरायटीज में जमीन आसमान का अंतर। चावल 30 रुपए का भी और चावल 130 रुपए का भी। चावल कह देने से बात नहीं बन सकती। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इंक्लूड varieties so that we can use weighted price or we can use variety wise output values. Identification of the various varieties of the crops sold in the mandis by the agriculture market board. तो उसमें दो इशू आएंगे, एक तो प्रोडक्शन निकालना होगा, दूसरा प्राइसेस लेने होंगे। तो ये पहला पॉइंट एड्रेस करता है तो कौन कौन वैरायटी बिकने आती हैं जिससे आइडेंटिफाई हो जाए और जिससे हम उन वैरायटी वाइज प्राइस लेना शुरू करें। प्रोडक्शन निकाल भी लिया तो अगर प्राइस नहीं होगा तो कहाँ से गुना करोगे, तो फिर नहीं, इनकम्प्लीट रह जाएगा प्रोसेस। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ द वेराइटीज आइडेंटिफाइड इन द टेम्पलेट प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट फॉर कैप्चरिंग द एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, उसी के टेम्पलेट का पार्ट बना लिया जाए। राइस लिखें तो बासमती लिख दें, काला नमक लिख दें, 5-7 जो मेजर वेराइटी उस क्षेत्र की हों वो लिख दें, उसके बाद भले ही 1000 लिख दें, क्योंकि हर छोटी चीज़ को तो नहीं कैप्चर करेंगे। देन कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी डेटा ऑब्टेन अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ द वेटेड एवरेज प्राइस फॉर द कमोडिटी इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द सिंपल एवरेज। कोई चीज़ 20 क्विंटल पैदा हो रही है उसका प्राइस, और कोई 10 हो रही है उसका प्राइस कम मैटर करेगा देन 20 जो पैदा हो रही है।
The price differences for all the varieties of mango and potato have been illustrated to show the importance of the segregating the GBO variety wise. जैसे चौसा लिखा है यहाँ पे 65 रुपए पर किलो, है ना, सफेदा लिखा है 32 रुपए। ठीक है, एक उदाहरण है, एक एवरेज लो प्राइस वाला सिनेरियो है, तो 2 गुने का अंतर आ गया ना, ऊपर नीचे और ऊपर में। आम लिख देने से तो आप ले लिए किसी का भी एक का, तो वो किसी भी रूप में सही से नहीं देगा। देन आलू की वैरायटीज की बात की गई, मैंगो की वैरायटीज की बात की गई है। सिमिलरली द वैरायटीज अक्रॉस ऑल द क्रॉप्स बी आइडेंटिफाइड एंड इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीबीओ। तो इसके लिए हमें अगर वैरायटी वाइज यील्ड मिल जाए और प्राइस मिल जाए तो वी कैन डू इट, है ना। खास करके बड़ी बड़ी वैरायटीज, जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे तो चौसा, दशहरी, है ना, ये जो मेजर हैं अपने। इसके अलावा सर कलर वैरायटीज बहुत आई हुई, बहुत सारी, बहुत महंगी है जी। सेंसेशन है, टामी एटकिंस है, अरुणिका, अरुणिमा, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ गई है आम की। तो वो उन सबको एक्चुअली अगर बिक रही हैं हमारे यहाँ, है ना, जिनका हमारा प्रोडक्शन मेजर है, कम से कम उनके विषय में हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें किसी भी तौर पे। मान लो अलग समझ के ही कर लो ना, अलग समझ के, कि हम आम समझ के करें ही नहीं, है ना, चौसा समझ के करें और वो समझ के करें। लेकिन कोई आम पूछेगा तो दोनों जोड़ के बता ही सकते हैं आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइस ग्रुप के हिसाब से मिल जाए तो फिर मामला आगे बढ़े। सर इसके अलावा एक वैरायटी और है आम की जिसको मियाजाकी बोलते हैं। हाँ, वो 2,70,000 रुपए किलो बिकता है जापान में, इंडिया में लगभग 2 लाख। तो अपने यहाँ यूपी में होता है, महाराष्ट्र में लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ, और कर्नाटका में। एग्जैक्टली, मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर, अभी शायद यूपी में नहीं होता वो। नहीं, स्टार्ट हो गया सर। अच्छा, हो गया है। उसका कलर जो है, ये हमारे यहाँ वैरायटी है टामी एटकिंस, उससे मिलता जुलता है, रूमी रेड होता है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वी हैव टू बी रियली केयरफुल नाउ। बताइए सर। वैरायटी में पहली लाइन देखिए, पहली लाइन देखिए सर जी। At present, the total sown area for horticulture is assumed to be remaining area post removal of area covered by agriculture crops and sugarcane. गन्ना और कृषि से बचा हुआ जो एरिया है वही परिभाषा देखिए आप। और दूसरा आप कह रहे हो कि हम प्रोडक्शन निकालते हैं हाई एस्टिमेट से। सर ये परिभाषा आपकी बहुत पहले की होगी, अभी चेंज हो गया है। हाँ, डेटा तो ऐसे ही दे रहे हैं। वो डेटा ये तो दीनदान तो इसी से हो रहा है, इसी परिभाषा से। कि ऐसा सर कि एग्रीकल्चर बड़ा भाई है, अब वो जो दे देते वही आपके अच्छा। अब सोचिए जरा महाराज, इस तरीके से करेंगे। एक तो हमने क्रॉप का एस्टिमेशन किया, आई इस पेड़ पे कितना आम होगा, आई मैंने कुछ बताया, आपने कुछ और उसने कुछ। इसको कैसे रिमूव किया जाए सोचिए, बिकॉज ये साइंटिफिक तरीका नहीं है। आई एस्टिमेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेबल। भूत में किन्हीं कतिपय कारणों से आप प्लीज इसे कैरी नहीं कर सकते। कौन तरीका निकालें? जैसे एक पेड़ पे कितने आम हैं, इसका राइट एस्टिमेशन का तरीका क्या है? अगर वो एक दिन में बेचता है, सारे तोड़े जाएंगे, सारे तोड़ लिए जाएंगे, किसी एफर्ट से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्टेजेस में बिकेगा। किसी भी तरीके से वी डू वॉट एवर वी डू, मेजर फसलों का एस्टिमेशन की कोई साइंटिफिक टेक्निक इन्वॉल्व करिए। जैसे अभी हॉर्टिकल्चर गाइड में देयर आर मेनी मेथड्स दे हैव सजेस्टेड, जो आई एस्टिमेशन नहीं है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि एरिया को तो किसी और ने कर दिया है ना, और प्रोडक्शन को हमने कर दिया, कुल मिला के नैया ऐसे नहीं होगा ना। हॉर्टिकल्चर के लिए बड़ा संदेश है इस पूरी वर्कशॉप में कि देखिए हमारे पास दुनिया भर की अच्छी वैरायटीज हैं जिन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं, वी आर नॉट एडिंग इनफ। दूसरा, हमारा एरिया निकाला जा रहा है रेजिडुअल एरिया के रूप में। तीसरा, हमारा प्रोडक्शन निकाला जा रहा है आई एस्टिमेशन में। एक्चुअली इसमें एक बात है, जो भी काम किया जाता है वो अपने रिसोर्सेज के अंतर्गत किया जाएगा।
हॉर्टिकल्चर के पास टोटल 9 लोगों का स्टैटिस्टिकल स्टाफ है पूरे प्रदेश में। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। आगे सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल। आई एस्टिमेशन तो मैंने इन शॉर्ट एक कन्वर्सेशन में कह दिया, लेकिन उसमें क्या है, जो प्रगतिशील फार्मर्स हैं उनसे बात करी जाती है श्योर और श्योर। उसके बेस पर एक शॉर्ट सैंपल के बेसिस पर वो अनुमान तैयार किया जाता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बट आप फिर भी जानते होंगे बात ये नहीं, बात साइंटिफिक अगर साइंटिफिक होकर करवा लिया जाए, मान लो उसी जो प्रगतिशील फार्मर्स है ना कुछ, अगर उन्हीं से हम उन्हीं की कॉस्ट पे एस्टिमेशन ही करा लें। मान लो कोई अपनी चीज बेचता ही है, जैसे एग्रीकल्चर की क्रॉप्स बेचना आसान बात है, पता चल जाता है इतने कुंटल हुआ। नहीं बेचेगा तो उसे कटाई देनी है, थ्रेसिंग देनी है, किसी न किसी प्रोसेस में वो तुल गया, नप गया, अब 2-4% प्लस एंड माइनस। बट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी कॉस्टलेस तो नहीं है, आम भी पैदा हो रहा है, तो घर में कंज्यूम थोड़ा सा हो रहा है, अधिकतर तो बिक ही रहा है ना। जो बिक रहा है उसको कैसे एस्टिमेट किया जाए, सो दैट दिस एस्टिमेट इज at par something more scientific. सर उनको कोई इंसेंटिव दिया जाना होगा, वो ऐसे ही क्यों करेंगे? कोई स्कीम कोई बिल्कुल सही है, किसी के लिए भी नहीं, नहीं। हम बताएं आपको, हमारा धंधा ही है स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना, काम जैसे व्यापार करते हैं ना, हमारा यही है। तो हम इसी पे जिंदा हैं कि दूसरे लोग पार्टिसिपेट करते हैं सर्वे में, इसीलिए हम सर्वाइव करते हैं। सारे सर्वे ही ऐसे ही होते हैं, सर्वे में हम किसी को कुछ नहीं देते हैं, ये तो आपके रैपो का पार्ट है। जैसे मैं कहीं भी अधिकारी हूँ, तो जितने ऐसे लोग हैं उस एरिया में कि जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने कुछ पूछा तो मैं बता रहा हूँ। मैंने जब पूछा तुमसे, तुम मुझे बताओगे। हाँ, जैसे किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा साहब ये चीज़ साइंस में नहीं आ रही, ले आओ भैया मुझे आएगी, तो पढ़ के पढ़ा दिए। ओके, एक आध घंटा दे दिए कभी। और कोई समस्या व्यक्तिगत आ गई, उसमें पर्सनलाइज, जैसे हम अपने घर में नहीं करते हैं, बड़े भाई से हेल्प लेते हैं, छोटे भाई को देते हैं, वो सोशल स्ट्रक्चर में आप इफ यू एक्ट like officer wherever you are, you get supported. बात उसकी है ही नहीं, कोई रिफ्यूज नहीं करता। 2-4% लोग हॉस्टाइल होते हैं, 96% लोग देते हैं आपको डेटा। पर आपका तो एरिया ऐसा है कि यू इवन डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज, चीजें भी देते हैं, कई बार आप उनको सपोर्ट भी करते हैं, होना नहीं वो आपको करेंगे, आपको डिवाइस करने हैं तरीके। बस यही है कि क्षेत्र बहुत बड़ा है ना, क्षेत्र बहुत बड़ा है, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से ग्रे एरियाज हैं जिन्हें टैप किया जाए। वैरायटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे से हम अगर कुछ चीज़ों में ही इस साल से एक्सपेरिमेंट कर लें वैरायटी का, है ना, थोड़ा सा भी कर लें, विल ऐड लॉट्स ऑफ वैल्यू। ये है ना, ठीक। लिस्ट ऑफ ऑल दोस फ्रूट्स, मैंगो, गुआवा, बनाना, ऐसे करके 15 ये दे दिए। देन स्वीट पोटैटो, ओकरा, बीन्स, उसके बाद अरबी, टोटल वेजिटेबल्स 48 नंबर पर, टोटल फ्लावर्स, ऐसे करके, है ना। तो क्या क्या रहे अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी, बिल्कुल वैसे ही है। द नेट सोन एरिया फॉर ईच हॉर्टिकल्चर क्रॉप टू बी मेजर्ड, फील्ड ऑफिसर शुड बी आइडेंटिफाइड विद डेडिकेटेड फॉर क्रॉप नोटिफिकेशन अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स ड्यूरिंग द sowing season. The identification crop should be added to the Google sheet. मतलब ये कह रहे हैं कि it should not be really part of somebody's or some other crops remainder, है ना, बचा हुआ एरिया के रूप में हॉर्टिकल्चर को न गिना जाए, रादर इसका फ्रेश अपना ओन एस्टिमेशन हो। देन रीइंट्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो पहले होता था, है ना, और प्राइसेस ऑफ फ्लावर्स टू बी कलेक्टेड from the mandis where flowers are being sold, to be identified and captured during the peak business hours, है ना। जैसे लास्ट में जब किसी के 2 बचते हैं तो कितने में भी दे के भाग जाता है, शुरू में महंगा बेचता है। पीक आवर्स में जो बिकने का प्राइस होता है, दैट यूज्ड टू बी अ रियल प्राइस, जिसमें मैक्सिमम मटेरियल बिका हुआ होता है। सो देन दीज आर जो एग्रीकल्चर की थी, दैट द सेम लिस्ट इज हियर फॉर दिस होल सेक्टर। तो बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन इनमें अवेलेबल हुआ करती है। नाउ वी कैन जस्ट गो फॉर एनी डायरेक्ट क्वेश्चन इफ यू वुड हैव, नहीं तो डिलॉयट के प्रियंक से मेरी। हाँ, दोबारा से दे देता हूँ। मेरा नाम कुमार प्रियंक है, मैं डिलॉयट के साथ और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर काम कर रहा हूँ। क्योंकि ये आज की कार्यशाला का आखिरी सत्र है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द 2 स्लाइडें हैं वो कवर कर दूँ। तो हॉर्टिकल्चर में हम 2 चीज़ें कवर करेंगे। एक
जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई है, ये पिछले सत्र में भी कवर किया था, लेकिन क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उनकी जानकारी के लिए। और दूसरी, हॉर्टिकल्चर में जो की अपॉर्चुनिटीज़ हमने आइडेंटिफाई की, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज की प्रेजेंटेशन में नहीं है, इसमें सिर्फ वही हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट जिनका हमने आइडेंटिफाई किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड, ये प्रोसेस है जिससे हमने अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की। ये स्लाइड मैंने पहले भी प्रेजेंट की थी तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा इस पे। सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सेकेंडरी स्टडी की हमने, उसके बाद स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, डिपार्टमेंट शासन, फार्मर्स, डिस्ट्रिक्ट विजिट्स, उसके बेसिस पे हमने बेंचमार्किंग की अदर स्टेट्स की, जो बाकी स्टेट्स हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर में आंध्र प्रदेश काफ़ी अच्छा कर रहा है या फिर एग्री मध्य प्रदेश अच्छा कर रहा है, तो उनकी जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, और उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ बनाई 79, जिसमें से हॉर्टिकल्चर के लिए 18 और फूड प्रोसेसिंग के लिए 19, और कुछ 6 ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जो कट अक्रॉस कर रही थी सारी सब सेक्टर को, तो हॉर्टिकल्चर के लिए भी रिलेवेंट है। इन सारी अपॉर्चुनिटीज का हमने एक अभी करंट असेसमेंट किया कि यूपी किस स्टेज पे है अभी और किस स्टेज पे पहुंचना है, और उसके लिए बिजनेस रैशनल क्या होना चाहिए, और उस चीज पे पहुंचने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए, चाहे प्रोसेसिंग का लेवल हो चाहे प्रोडक्शन का लेवल हो, उसके लिए क्या एक्शन स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे और उसकी टाइमलाइन क्या रहेगी, और इस प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए कौन कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन जो मॉनिटर होंगे। सिमिलरली इसका एक मैकेनिज्म हमने सजेस्ट किया मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का और असेसमेंट का। तो इस पे हमने 2 फेजेस पे अपॉर्चुनिटीज को डिवाइड किया, फेज 1 फेज 2। फेज 1 जो पहले साल के लिए है, जिस अभी हम लोग पहले साल के दूसरे क्वार्टर, अभी सितंबर के एंड पे हमारा खत्म हुआ है, अभी अक्टूबर से हम लोग क्वार्टर 3 में हैं, अप्रैल से नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए कि इंटरवेंशंस इन हॉर्टिकल्चर क्या हैं जो हमारे टारगेट्स हैं हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग। तो मैंगो आप सब जानते होंगे, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है मैंगो का, लेकिन जो प्राइस है फार्मर को वो अच्छी नहीं मिल पाती है। तो उसके प्राइस रियलाइजेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पे है कि इसमें क्या ब्रांडिंग के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो जीआई टैग है हमारे पास मैंगो की मलियाबादी, और जो रिसेंटली एग्री मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एफर्ट से बनारस लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है, उन जीआई टैग की मदद से हम लोग ब्रांड डेवलप कर सकते हैं और एक मैंगो का हाईयर प्राइस प्रोवाइड कर सकते हैं। एडिशनली प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग अगर उसे भेजा जाए तो वैल्यू एडिशन करके भी फार्मर्स को बेटर प्राइस दी जा सके। क्रॉप मैपिंग, यहाँ पे जैसे प्रोडक्शन की बात हो रही थी कि अभी आई एस्टिमेशन पे है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के पास करेंटली जो मैन पावर है उसकी थोड़ी कमी है। तो इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के द्वारा हम लोग क्या मदद कर सकते हैं। जीआईएस बेस्ड सर्वे एक यूपी डास्ट की तरफ से प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी कवर्ड हैं, तो वो एक पायलट है जिससे कि हम लोग देख पाएंगे जो करेंट फंक्शनिंग है फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कैन बी इवेल्युएटेड। उसके बाद फिर जो पोटैटो है, उस वन ऑफ द मेजर क्रॉप्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें हम लोग प्रोडक्शन में तो हाई हैं, लेकिन अगर हम लोग ईल्ड देखें तो अभी भी पंजाब हरियाणा इसके पीछे हैं हम लोग। तो हम लोग प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं उस लेवल तक या उसके आसपास। और एक्सपोर्ट्स ऑफ पोटैटो, यहाँ पे हम लोग देश के बाहर के साथ साथ जो देश के अंदर एक्सपोर्ट्स की पॉसिबिलिटी है, चाहे कर्नाटक हो गए या सदर्न रीजन्स हो गए, ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, मीट एंड पोल्ट्री, वो तो वी हैव अ लार्ज स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोसेसिंग, क्योंकि करंट प्रोसेसिंग परसेंटेज इन सब चीज़ों में हमारा काफ़ी लो है। अगर आप हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग की बात करें तो मैंगो का जो अभी पुरानी स्टडी थी कुछ 5 साल पहले की, उसमें अराउंड 3% ऑफ द पोटैटो जो अभी प्रोड्यूस होता है उतना ही प्रोसेस हो पाता है, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू स्टेट्स लाइक गुजरात। तो किस तरह से हम लोग इस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो पाए उस पर, और कुछ और चीज़ों पे जैसे मेंथा ऑयल हो गया या हनी हो गया, और इस पे ज़्यादा फोकस है। कारण क्योंकि कुछ रीजन है जैसे बाराबंकी जिसका ओडीओपी प्रोडक्ट भी मेंथा है, तो उसको हम लोग एज अ मेंथा पे हम लोग जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसकी सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करके अगर बेचा जाए तो फार्मर्स को एडिशनल प्राइस, बेटर प्राइस मिल सकती है। अगर वो एक साथ सारी फसल बेचता है तो उसकी विदाउट ग्रेडिंग करके ही बेचता है मंडी में, लेकिन अगर जब वो रिटेलर के पास आता है तो रिटेलर उसको ग्रेड करके बेचता है, तो वो जो प्राइस का गैप आता है उस चीज़ को रेक्टिफाई करके एक फार्मर को हम लोग एडिशनल इनकम दे पाएँ। तो दीज आर द की इंटरवेंशंस।
Thank you. Any questions? और मेरी समझ से सबने एंजॉय किया होगा। प्राइमरी सेक्टर हम लोगों का बेस है, यूपी इकोनॉमी का बेस है, तो आज फोकस पूरा प्राइमरी सेक्टर पे था। तो मेरी समझ से सबने कुछ ना कुछ गेन किया होगा और वी विल टेक इट बैक और उस पर सोचेंगे कि किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हियर सिटिंग हियर। जो चले गए हैं उनको भी थैंक यू कि पूरा काफ़ी टाइम बैठे वो लोग और हम लोगों को पेशेंटली सुना उन्होंने। आई एम थैंकफुल टू DES फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वर्कशॉप एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 2 days, फ्रूटफुल डेज नेक्स्ट 2 हैं। अभी 6th और 7th भी हम लोगों का है, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन। विजय।